अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वर्ल्ड कप जो है वो इंटरेस्टिंग मोड में जा चुका है। ठीक है। और इंडिया के आज उससे मैच जिम्बाब्वे से जीता है, लेकिन वो जो मैच साउथ अफ्रीका जीता है उसकी वजह से इंडिया का वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर था उस पर 90% वो रिड्यूस हो गया है। उसकी वजह ये थी कि अब उसको सिंपल जो है ना वो वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच खेलना है। अब तो वो रन रेट का इशू नहीं रहा, हालांकि आज उन्होंने सही है 240 राउंड स्कोर किया है। ठीक है। तो लेकिन उनके खिलाफ भी 184 रन बनाए जिम्बाब्वे ने। और जिम्बाब्वे का जो ओपनर है बेंटन वो कन्वेंशनल क्रिकेटर है, हालांकि उसका स्ट्राइक रेट आज 164 का था। तो मेरा जो कहने का पॉइंट ये है वो ये है कि मैं अभी आपसे जो इस वीलॉग में बात करूंगा, क्रिटिसाइज तो करना बहुत आसान है। पाकिस्तान खिलाड़ियों को पाकिस्तान की टीम पे बात करना बेकार है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से यानी कि उसके कोई चांसेस नहीं है। टू बी ऑनेस्टली बताऊं, उसकी वजह ये है कि इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का जो मैच और इंग्लैंड न्यूजीलैंड का जो मैच है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की दोनों मैनेजमेंट ये सोच रही होंगी कि अगर वो नंबर वन आते हैं तो उनका इंडिया से मोस्ट प्रॉब्ली सेमीफाइनल पढ़ने के चांस हैं। अगर उनका वेस्ट इंडीज के साथ सेमीफाइनल होता तो उनका थिंक टैंक डिफरेंट तरीके से सोचता। क्या न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा के नंबर वन आएगा और उसका सेमीफाइनल फिर कैलकाटा में होगा या वैनकटे में होगा, वो होगा उसके साथ इंडिया के साथ? क्या इंग्लैंड जीत के नंबर वन के लिए एफर्ट करेगा? तो ये बड़ी क्रूशल जो है ना चीज़ें हैं। क्यों? आप वो मैंने पहले भी आपसे कई दफ़ा कहा है कि टूर्नामेंट के दौरान जो ना जब भी पाकिस्तान इस स्टेज पे पहुंचता है कि उसकी क्वालिफिकेशन एक सिनेरियो बेस होती है, तो फ्यू टाइम्स जो अपोनेंट टीम है वो इस किस्म का सेटलमेंट वाला मैच खेलती हैं कि उसकी विन विन वाली सिचुएशन होती है। अब एक दिन तो नंबर वन होना है, ये इंग्लैंड ने होना है, ये न्यूजीलैंड ने होना है। ठीक है। अगर दोनों नहीं चाहती कि हम नंबर वन हो तो डेफिनेटली तौर पे ये भी एक चीज़ है ना, उनकी इंटेंट कैसी है। ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंग्लैंड चाहेगा या न्यूजीलैंड तो चाहेगा कि वो करे। इंग्लैंड में ही जानबूझ के यूं करेगा कि मैच, लेकिन इंग्लैंड ये एडवांटेज क्या नहीं लेगा कि चलो मैच हार भी जाए तो न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल। बेसिक बात तो वर्ल्ड कप की है ना, ये बायलेटर सीरीज तो है नहीं। सेमीफाइनल से आगे भी तो दुनिया है, और फिर फाइनल से आगे भी तो दुनिया है, आगे भी तो इवेंट आने हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आप कैलकुलेशन पे आ गई हैं। सनोला जर्नलिस्ट ने आज वी लॉग किया इंतहाई बेवकूफ़ों वाला, स्टूपिड वाला, आप देख लें उसका। वो वी लॉग में ये कह रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो बायलेटर सीरीज कमज़ोर टीमों से खेलती है और इंडिया स्ट्रॉन्ग टीमों से खेलता है। और उसके अलावा वो ये भी साथ में बात कर रहा है कि जी इंडिया को एक बारीक सा रास्ता मिला तो इंडिया दोबारा आके वहाँ खड़ा हो गया। तो पाकिस्तान भी एक बारीक सा रास्ता चाह रहा है। पाकिस्तान भी ये चाह रहा है कि 25 से 30 रन के दरमियान इंग्लैंड उसको हरा दे, आपकी न्यूजीलैंड को। फिर 40 के अराउंड समथिंग रन पाकिस्तान को अगर पहले बैटिंग करते हैं तो जीत जीत दरकार होगी। अगर बाद में बैटिंग करते हो ज़ाहिर है 16 ओवर होंगे, 17 ओवर होंगे, तो बात तो तब आएगी ना। अगर आज वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देता तो इंडिया की तो कहानी मुक गई थी। और वेस्ट इंडीज आज जो मैच आ रहा है, वेस्ट इंडीज अपनी गलती की वजह से मैच आ रहा है। 2 ओवर में 29 रन थे। कन्वेंशनल किस्म के उनके दोनों बैट्समैन हैं, ब्रेंडम किम और खासकर शे होप। लेकिन मैंने जो हाइलाइट्स में चीज़ें देखी हैं, या तो विकेट मैच दोपहर को है, सपोर्टिंग बॉलिंग सपोर्ट थी। रबादा की तो थोड़ी बहुत समझ में आती है। नगीनी जिस तरह उन्होंने ब्रेंडम किंग और जो आउट किया है, ये शे होप को पहले आउट किया है, वो इन साइड एज हुआ है कीपर के पास। और मतलब इसका मतलब है पिच से सपोर्ट मिली थी, तभी तो साउथ अफ्रीका ने कोई ना कोई विकेट में जूस या मॉइस्चर था कि उन्होंने वेस्ट इंडीज को खिलाया। और फिर सबसे जो गलत ट्रेंड सेट करके गया है, जिसको आप लोग इंटेंट इंटेंट बोलते हो, वो शैमरन हेटमायर ने किया है। वो छोड़े उसका कैच, उसने बड़ा आउटस्टैंडिंग लिया है, लेकिन हिट प्रॉपर नहीं। क्या वो पिछले मैच में ये चीज़ देखें, जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी इंटेंट समझ में आ रही थी, उनको एक रन रेट चाहिए था। उन्हें रन्स किए उतना ही तकरीबन इंडिया ने भी आज किए या कुछ कम किए, लेकिन या जो भी हुआ, लेकिन बात असल में ये है कि बेसिक जो वजह है वो ये है कि आपका ये स्टेक पे लगा है मैच। आप थोड़ा सा क्रीज पे खड़े हो जाएं। अभिषेक शर्मा ने भी आज प्रॉपर हिटिंग नहीं की है, प्रेशर बिल्ट हो गया उस पर।
वो कर भले उसका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है, 200 के करीब है, बट उसकी शॉट में वो कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा था। एक तो मीडिया में भी बात पेनिट्रेट कर गई, स्लोगर स्लोगर, उस पर प्रेशर बेल्ट हो गया उतना कन्विंसिंगली उसका। हालांकि जिम्बाब्वे की कमज़ोर बॉलिंग लाइनअप है इस कंडीशन, और ऐसा और सरफेस भी ऐसे ही बनाया था कि अगर 250 करता है इंडिया तो 184 तो उन्होंने भी किए हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों टीमों का अगर मिला के स्कोर किया जाए दोनों टीमों का, तो ये तो ठीक ठाक स्कोर बन गया। फिर ये तो अच्छा खासा स्कोर बन गया ना ये। तो कहने का मकसद ये है कि 20 और तो सरफेस ऐसा बनाया था। बात पॉइंट ये है कि वो शैमरन नेटमायर को, ये पीछे रदरफोर्ड हो गया, रोहन पॉवल हो गया, ये ये है जब 6-7 ओवर 5 ओवर जाए देन ये एक मोमेंटम ऊपर से मिलता है तो करते हैं। अगर 6 ओवर टिक जाता, और लेकिन देखें ना आप साउथ अफ्रीकन ने उनकी 6-7 कितने जल्दी आउट कर दिए। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड और जेसन होल्डर इन्होंने मिल मिला के, और देखो उन्होंने फिर भी, बहुत बड़ी बात है, वेस्ट इंडीज 170 प्लस पे चला गया, बहुत बड़ी बात है। यानी उन्होंने उसके बावजूद भी स्कोर अच्छा खासा कर दिया था, 8.25 की एवरेज का, लेकिन सर्विस इतना आसान था कि वो साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट पे रन कर लिए। मार्करम से कोई एक्सेप्ट नहीं करता इतनी बड़ी इनिंग, ठीक है। लेकिन बहरहाल वेस्ट इंडीज और इंडिया के मैच में फिर आप ऐसा ही सरफेस बनाइएगा आईसीसी वाले कि वो सरफेस 2 बैटिंग हो, फिर पता चल जाएगा इंडिया का। जाहिर है फिर वेस्ट इंडीज़ भी अपनी पूरी एफर्ट के साथ जाएगा। डैरिंग समी का बड़ा रोल है उनकी टीम को, वो वाली वेस्ट इंडीज़ नहीं रही कि कोच की नहीं सुन रहे, कभी सिमिंस कोच है तो कभी कोई कोच है तो कभी कोई कोच है। लाजमी वो होगा, लेकिन वो अच्छी फाइट होगी। और जो सनोला कन्विंसिंगली बोल रहा है कि अभी बोल रहा है कि वो मैच वेस्ट इंडीज़ को भी हरा के पहुंच जाएंगी, इतनी सी जगह टीमें, इतनी सी जगह पाकिस्तान को भी चाहिए ना, पाकिस्तान को मिली इतनी सी जगह। साउथ अफ्रीका से पहला मैच इंडिया हार गया, तो आपका पहला मैच इंग्लैंड के साथ हुआ, आप इंग्लैंड से हार गए, तो कहाँ मिली जगह। अगर आप न्यूजीलैंड से भी हारते फिर क्रिटिसिज्म आप करते टीम पे, ये दोनों को मिक्स मैच करते। सिर्फ हिंदुस्तान से भी, वो एजाज वसीम बाकरी बोल रहा है प्रोग्राम में, मैंने इन पे इन फजूल और इन बायस लोगों की बात नहीं करनी थी, लेकिन थोड़ा वो वी लॉग में बोल रहा है कि जी अब यूं होगा, और जो है ना मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, यूं हो गया, और इनको बाहर निकालो। और फिर बासित अली इनके हक में बोलता है, तनवीर अहमद बोलता है, तनवीर अहमद ने थोड़ी क्रिकेट खेली है, बासित अली ने तो कभी बोला ही नहीं है हक में, वो तो इंटरव्यूज हासिल करने के लिए हमेशा पाकिस्तान, वो तो बोलता है मुझे कोच बना दो बस, सही है। तनवीर अहमद का एक डिफरेंट केस है। और बाय द वे चेयरमैन चेंज हो गए, लेकिन टीम लड़के हो ही रहे, चेयरमैन ही चेंज होते हैं, लेकिन तुम्हारे चेयरमैन सियासी तौर पे चेंज हुए। पीपल्स पार्टी ने रखा जका अशरफ को, नवाज शरीफ ने रखा नजम सेठी को, फौज ने रखा मोहसिन नकवी को। तुम्हारे चेयरमैन इलेक्शन या प्रोसेस के जरिए चेंज हो तो मसला नहीं होगा, तुम्हारे चेयरमैन सियासी तौर पे चेंज होते हैं, फिर वो सियासी बंदे आते हैं, वो टीम में आके सियासत करते हैं, वो सियासत में मबनी सिलेक्शन करते हैं, जब तुम्हारी टीम का ये हाल होता है। समझ रहे हो ना। अगर वो प्रोसेस के जरिए, क्यों इंडिया में विराट को गंगुली कम अरसे के लिए रहा, रॉजर भी नहीं रहा, अब कोई मिनास करके उनका, तो उनके नहीं चेंज होते। हालांकि वहां भी हेडॉकिज्म है, 2016 के बाद इंडिया में इलेक्शन नहीं हुए बीसीसीआई के, लेकिन फिर भी वो स्टेबल है। नोमान न्यास का प्रोग्राम, उससे पहले विक्रांत गुप्ता के प्रोग्राम को कोट करूं, विक्रांत गुप्ता ने उस दिन जो वीलॉग किया वो वीलॉग देखने से काबिल है। किसी भी पाकिस्तान की जर्नलिस्ट ने ऐसा वीलॉग नहीं किया, भले वो इंडिया ने, वो सुशांत उशांत तो खैर मदारी हैं, वो लोग तो अपनी टीम को, पाकिस्तान का भी मजाक उड़ा अपनी टीम का। अगर आपने एक्चुअल में प्रोग्राम देखना है तो आप, उसने 2 रीजन बताई हैं। एक उस्मान तारे को अगला ओवर ना देना, और उसके बाद उसने बोला है कि लास्ट ओवर में, बिल्कुल लॉजिकल बात बोली है उसने, लास्ट ओवर में 3 रन चाहिए, सामने जॉफर आर्चर खेल रहा है, कॉमन सेंस की बात है, आप फास्ट बॉलर को ओवर नहीं दोगे। आप साइम के साथ जाते हैं किसी स्पिनर के साथ, जॉफर आर्चर की हैबिट है, वो शॉट मारता है, वो रोकता नहीं है, आदिल रशीद ने बाद में आना था। उस कंफ्यूजन में, उस टेंशन में हो सकता है वो 1 विकेट गिरती, 9 गिर जाती, तो उनके भी जो है ना फिर उसके बाद हाथ पांव फूलने दे, और वो क्रूशल, वो पाकिस्तान मैच एक टाइम पे, लेकिन पाकिस्तान के स्टूपिड कप्तान है, और वो पर्ची पे चलने वाला कप्तान है। असल में अब तुम्हें दोस्ती यारी याद आ गई है, जब बाबर होता तुम बोलते थे वो रोटी ग्रुप और दोस्ती यारी, सिकंदर बाब बोलता था, बाकी ये उमर अकमल, अहमद शहजाद, इनको छोड़ो, इनको तो पर्सनल एजेंडे, आमिर
वो तो आमिर हो गया, अम्माद वसीम, ये तो इस कैलेबर की नहीं है कि इनकी कोई बात जो है ना सुनी जाए। अगर आपने वाकई किसी की बात सुननी है क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, आप वो बात सुने उसकी जो है। आप सलमान बट को सुना करें, आप आमिर सुहेल को सुना करें, आप बाजिद खान को सुना करें, वो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करेंगे, वो पर्सनल एजेंडे या नॉन एजेंडे पे बात नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना। यूनुस खान ने कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया, ट्वीट किया है। यूनुस खान से बड़ा बेहतरीन 2009 का चैंपियन, ठीक है, उसमें भी थोड़े बहुत फ्लॉज हैं, थोड़ा उसका एटीट्यूड वो गुस्से वाला है, लेकिन उसने कहा है कि बाबर आजम को गिराने के लिए पूरी टीम को गिरा दिया। आपको उसकी ट्वीट, किसी वी लॉगर ने उसकी ट्वीट को डिस्कस किया, सिर्फ डॉक्टर नुमान नियाज ने किया। डॉक्टर नुमान नियाज उस दिन प्रोग्राम में बोल पड़ा रऊफ क्लासरा को कि बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी में 49 पे ज्यादा होता था, 6 ओवरों में 45, 49-50 पे आपका एक आउट होता था। अभी ये हाल है कि आपका 6 ओवर में अगर 49-50 हो, आपकी 3 आउट होते हैं, 4 आउट होते हैं, बल्कि 50 होती भी नहीं है। तो उसके बाद डॉक्टर नुमान नियाज ने 2023 के वर्ल्ड एशिया कप की स्टोरी सुनाने लगा, लेकिन वो ये नहीं बताया उसने, वो बीच में बात स्किप कर गया कि नजम सेठी ने असल में इस टीम में पहला डेंट उसने इस पे हमला किया था। हिरोशिमा पे 1945 में जिस तरह वो वहाँ पे एटम बम गिराया था ना उसने, अमेरिका ने, ऐसा पहला पाकिस्तान क्रिकेट पे एटम बम गिराया नजम सेठी ने। नजम सेठी ने टीम की यूनिटी खत्म की, उसको परवान चढ़ाया, मजीद पानी दिया जकाशफ एंड हफीज ने। उसके बाद उसको तनावर दरख्त बनाया मोहसिन रजा नकवी ने, और उसके बाद उसकी आकिब जावेद की टीम ने। आज आकिब जावेद को नहीं सैक करना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, वर्ल्ड कप, चीफ सिलेक्टर और उसकी सिलेक्शन कमेटी को, आगा को आप हटा दो या रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डमी पपेट कैप्टन है, ठीक है। और दूसरी बात है, आपने T20 अब भूल जाना है, आपने T20 को याद नहीं रखना। T20 का वर्ल्ड कप 2028 में, मे बी अब फरवरी में तो मुश्किल है, क्योंकि नवंबर में तो वर्ल्ड कप है अगले साल, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे और नमीबिया में। तो नवंबर में शुरू होगा, दिसंबर तक वो जाएगा, तो फिर क्या जनवरी फरवरी में वो उसका स्केड्यूल आएगा। वो जाएगा नवंबर मार्च दिसंबर में। अगले वर्ल्ड कप T20 के लिए आपको, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ। टीम ऐसे, पाकिस्तान टीम में ना टेक्निकल प्रॉब्लम है ना टैक्टिक्स प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है, इनको किसी कोच की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप सिंसियर बंदे लाओ। मोहसिन नकवी बहुत ताकतवर आदमी है, उसको जब तक आर्मी का आशीर्वाद है और ये सेटअप है, वो उसको पीसीबी की चेयरमैनशिप से नहीं हटाते। उसकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो नीचे वो बंदे लाए। उसका तो काम नहीं है ना, उसका काम तो इंटरनेशनल अफेयर देखना है, ठीक है। उसको तो, उसको सिलेक्शन कमेटी में वो आमिर सेल, सलमान बट, राशिद अतीब जैसे स्ट्रॉन्ग करेक्टर लेके आए। कोचिंग स्टाफ में उसको चाहिए। आपका कोच गया हुआ है एजाज जूनियर, आपके डोमेस्टिक का कामयाब तरीन कोच है। वो पाकिस्तान कि जो है छोटी ए टीम ही समझ लो, वो गया हुआ है, कल से वनडे शुरू है। मिंटोर सरफराज अहमद है और वो साइड आर्म बॉलिंग करवा रहे हैं। कभी मिंटोरों को देखा है कि वो खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवा रहे हो? या तो फिर सरफराज को ही कोच बना दो। T20 का आप नया कोच बनाओ, आप सरफराज अहमद को पाकिस्तान T20 के नया कैप्टन हो। आप मत बनाओ साहबजादा फरहान को और इसको, शादाब को और फ़खर जमान को। आप बुलाओ, आप बिठाओ इनको। आप बाबर आजम को बोलो कि आप हमारी T20 में फ्यूचर आप लिस्ट में नहीं हो। आप फ़खर जमान को बोलो आप क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है 2028 का वर्ल्ड कप, उसमें आप नहीं हो। शादाब खान को बोलो आप नहीं हो। नवाज को बोलो आप नहीं हो। फ़हीम अशरफ को बोलो आप नहीं हो। रिजवान को बोलो आप नहीं हो। फ़हीम अशरफ को बोलो। 7 प्लेयर तो मैंने आपको नहीं कहा, आप क्योंकि हम अगले T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम बायलेटरल सीरीज भी उस बेस पे खेलेंगे, हम टीम का इंतखाब भी उस सूरत में करेंगे। आप सिर्फ T20 का स्पेसिफिक एक कोच रखो और सरफराज अहमद को आप यंग टीम दे दो। उसका भी पता चल जाएगा, उसके भी बड़े कसीदे पड़ते हैं ना यहाँ पाकिस्तान में, कि उसके बाद जो है ना जादू का चढ़ा है। आपकी आने वाले बायलेटर सीरीज से आप बाद सदाकत, फाइक, अहमद हसन, अहमद दानियाल, सुफियान मुकीम, ठीक है, फैसल अकरम को वनडे फॉर्मेट, ठीक है, और ये समीर मिनाज हो गया आपका, शुमाइल हुसैन, ठीक है, कितना ज़बरदस्त अभी वो गया हुआ है पाकिस्तान टीम के साथ भी। ये हसन नवाज, ये अब्दुल समद, ये ख्वाजा नाफे, ठीक है। आप इरफान न्याजी को भी ले आओ, हालांकि वो किसी काम का नहीं।
जो जो आपके 15 20 25 लड़कों का आप 20 25 तो नहीं, आपके पास तो 22 21 भी हो जाए, उनको आप शॉर्ट लिस्ट करो। और उसके अलावा आपने इन लड़कों को दोबारा T20 के करीब ही नहीं आने देना। सिलेक्शन कमेटी को ये कहा जाए कि इनको T20 से इतना दूर रखा जाए जिस तरह पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान फासला है, इतना हजारों। उसके बाद आप इनको मैनेज नहीं करो, इनको एलिमिनेट करो। मसला ये, आपने जो डिजर्व करते थे उनको गैर जरूरी तौर पे एलिमिनेट किया है, जो डिजर्व करते हैं उनको नहीं किया। आपने बाबर रिजवान की जोड़ी तोड़ी थी, आपको रिजल्ट सामने है। आपने सुफियान मुल्की को बाहर बैठाया, रिजल्ट सामने है। आप नसीम शाह को अनफिट लेके गए हो। मैं 100% श्योर हूं नसीम शाह को इसलिए नहीं खिला रहे, वो फिट नहीं है। ये जो बाहर लोग चीख रहे हैं ना, ये तो प्रेशर पे टीमें सेलेक्ट करते हैं। ये तो ख्वाजा नाफे को खिला दिया, नसीम शाह फिट नहीं है। आपका शाहीन शाह में बेशुमार एरर है उसकी बॉलिंग में, तभी उसकी स्विंग ही नहीं रही। हफीज जैसा बेवकूफ इंसान कह रहा है कि जी शाहीन आफरीदी ने लेंथ पे बॉलिंग की, देखो उसने, और उसकी गेंद स्विंग ही नहीं हो रही फुल वाली। सलमान बट ने उस दिन क्या एनालिसिस किया है, शादाब खान की ट्रेजिटी इसलिए खत्म होगी, वो तेज भागता हुआ आता है। आपके पास क्यों नहीं है? साद मसूद है ना, अंडर 19 का लड़का, ए टीम के साथ गया है। आप उसको खिलाओ T20, आप उसको कॉन्फिडेंट दो, आप उसको एतमाद दो। जब ही आपके यंग लड़के 2 2.5 साल खेल जाएंगे, लेकिन आपने पुराना लड़का नहीं रखना। आपने जिनको मैंने बोला है इनको आपने बिल्कुल एलिमिनेट करना है। सायम को चलो यंगस्टर है अभी, उसको आप रखो, समझ में आता है। उस्मान खान को भी आप T20 से दूर कर दो। शाहीन शाह अफरीदी को भी आपने T20 से जितना दूर रखना है उतना रखो। नसीम शाह को भी जितना दूर रखना है उसको दूर रखो। आरएस को आप लेके जाना पड़ेगा। आरएस है ही T20, वही 4 ओवर का बॉलर। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में आप जाओगे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, आपके पास सलमान एक बॉलर है, आपके पास आकिब जावेद एक बॉलर है, आप वसीम जूनियर है, वो T20 के नहीं है। आप जब इतना बड़ा, सर्जरी की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ सिर्फ एक स्ट्रेटेजी अपनानी है। आपका असल मकसद, थोड़ा सा गौर करो, 2027 के वर्ल्ड कप के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है। आप बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से मत हटाओ। बायलेटर सीरीज हल्की या स्ट्रॉन्ग होने से फर्क नहीं पड़ता सनोला, समझ रहे हो ना। बात ये कि आपकी यही टीम बायलेटर सीरीज खेल की भी ऐसी होती। अब आप बोलते हो ऑस्ट्रेलिया से जीता, तो ऑस्ट्रेलिया को तो श्रीलंका ने भी हरा दिया और जिम्बाब्वे ने भी हरा दिया। तो आज जिम्बाब्वे सुपर 4 में आई है, टूर्नामेंट खराब हुआ कि नहीं हुआ? एक ऑस्ट्रेलिया के हटने से उस ग्रुप में सबको टॉफी और चॉकलेट मिल गई है। जिम्बाब्वे पहले वेस्ट इंडीज ने वो चॉकलेट खाई, आज इंडिया ने खाई चेरी, अब अगली चॉकलेट वो खाएगा साउथ अफ्रीका। कॉन्टेस्ट लेवल ही खत्म हो गया, कंपटीशन लेवल ही वहां खत्म हो गया। श्रीलंका इस ग्रुप में हल्की 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 इंटरेस्ट ही क्रिकेट का खत्म हो गया। और जो सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है, जिसको एक्चुअल वर्ल्ड कप बोलते हैं, जो क्रिकेट की आन बान शान है, एक्चुअल क्रिकेट है, जो 19 मतलब एक अरसे दराज से खेली जा रही है, आपने उसके लिए आपने साहबजादा फरहान को आप एज अ वनडे ओपनर रखो। आप फखर जमान को क्लियर मैसेज दो वनडे में कि आपकी परफॉर्मेंस इफ और बट्स पे नहीं चलेगी, आपकी फिटनेस। अगर आप सेम वही फार्मूला अपनाओ जो नॉन कमिटेबल का विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए इंडिया में, कि परफॉर्म करते रहोगे तो तब तुम्हें आगे किया जाएगा। या आप फखर जमान के लिए एज ओपनर वनडे करोगे, आप ये साइम अयूब के लिए करोगे फार्मूला, T20 चल गया तुम, आप साहबजाद फरहान, माज सदाकत, शुमाइल हुसैन, एक दूसरा लड़का है अजान अवेस लेफ्टी, वही वनडे का लॉन्गर वर्जन का। मिडिल ऑर्डर में आप, मिडिल ऑर्डर में प्रॉपर आपकी जो 4 डे में, भले वो नहीं चलता, भले वो एवरेज किस्म का प्लेयर है, अगर एवरेज किस्म का भी प्लेयर है ना, आप एवरेज किस्म के प्लेयर को भी बहुत अच्छा प्लेयर बना सकते हो। अगर आपकी कोचिंग स्टाफ में एजेंडा ना हो, आपके बोर्ड में एजेंडा ना हो। अब्दुल रज़ाक कौन सा 99 से आगे कोई मास्टर क्लास था? अजहर महमूद कौन सा मास्टर क्लास था? शायद खान अफरीदी तो पहले तो उसकी बॉलिंग में इतनी स्किल ही नहीं थी, बैटिंग में चलता था वो, उसे कई साल उठा के देख लो। वसीम अकरम ने कौन से तीर उखाड़े थे शुरू में? वकार यूनुस ने कौन से उखाड़े थे? थकलेन मुश्ताक शुरू में कैसा था, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कुछ आपको आउटस्टैंडिंग टैलेंट मिलेगा, कुछ आपको लो
एवरेज मिलेगा, कुछ आपको हल्का मिलेगा। आपने तीनों को एक साथ लेके चलना है। अब आपने ऐलान कर देना है कि 2027 के वर्ल्ड कप तक ये हमारा वनडे का कोच है, ये हमारी 2028 की तक हमारी ये सिलेक्शन कमेटी है, 2028 तक हमारा ये वर्ल्ड कप तक T20 का कोच है। टेस्ट तो आपका प्रायोरिटी रही नहीं है कि आप उसमें किसी को बनाओ। कभी अजहर महमूद को भेज दो, कभी उमर गुल को भेज दो, कभी गिलेस्पी को भेज दो। आपका पहला टारगेट है वनडे का वर्ल्ड कप। आप अब सारी वनडे होगी पेनिट्रेट। आप लो ना बांग्लादेश को टूर में, वो ए टीम का प्लेयर जो है साद मसूद को लो एज अ कन्वेंशनल लेग स्पिनर, फैसल अकरम को लो एज अ कन्वेंशनल लेग स्पिनर, सुफियान मुकीम को लो एज अ ऑर्थोगॉड स्पिनर, आप अहमद दानियार को लो इस टीम में, आप एक फास्ट बॉलर है उसको लो इस टीम में। आप चलो वो समीर जो है वो यंगस्टर है, मास सदाकत हो गया, शुमाइल हसन हो गया, ये तो काफी अरसे से खेलते आ रहे हैं। आप स्टार्ट तो लो और फिर पीछे मुड़ के मत देखो, आपको कामयाबी मिलेगी। एकदम फैसला कर लो। और फिर सोशल मीडिया कोई प्रेशर नहीं है कि झूठ बोलते हैं, प्रेशर डिसऑनेस्टी आपके अंदर है। आपको सियासत करनी है, आपको किसी को फेल करने के लिए ये साबित करना है। आज सबसे ज़्यादा अगर किसी शख्स को पाकिस्तान में अपना मुंह आईने में देख, वैसे भी उसका रंग काला ही है, तो वह बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसको अपने मुंह पे ना लानत मलनी चाहिए। वो लाहौर में एनसी में बैठा हुआ आकिब जावेद।